वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर हम स्क्रॉल करते हुए अपने सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि एक वीडियो आती है, कहते हैं 3 मरले का ऐसा घर, 4 मरले का ऐसा घर, और हम कहते हैं 4 मरले में ऐसा घर कैसे बन गया जिसमें बेसमेंट भी है, और समटाइम्स तो हम 5 मरले घर में छोटा सा पूल भी देख रहे होते हैं। तो बंदा सोचता है कि ये कैसे कर लेते हैं, इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड या स्पेस कैसे कोई कर पाता है। तो ज़रा इसमें बुनियादी तौर पे किरदार होता है प्रोफेशनल्स का, जैसे कि किसी अब माहिर आर्किटेक्ट की अगर आपने खिदमात ली हैं तो वो बताएगा आपको कि अच्छा इस जगह पर कैसा घर आपका होना चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है। उस नीड को अंडरस्टैंड करते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए फिर एक प्रॉपर डिज़ाइन के साथ वो घर बनाया जाता है। प्लस मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को नहीं पता होता कि इस जगह पर कैसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, जहाँ पर हम देखते हैं कि गर्मियों का स्पैन बहुत लंबा होता है, तो वहाँ पर आपका मटेरियल कैसा हो, कैसा घर डिज़ाइन करें। और अभी हम ब्रेक पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप सर्दी में घर बनाना शुरू करेंगे तो आप एक और साइकी से घर बनाएंगे, अगर आप गर्मी में घर बनाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट साइकी से आप घर बनाएंगे। तो ऐसा घर जो है वो आप किस तरह बनाएं कि जो घर दोनों सीजन्स के लिए बहुत अच्छा भी हो। तो फिर जब हमने माहिर की बात की है तो फिर माहिर हमारे साथ मौजूद हैं जी, जमशेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। जमशेद साहब जी और जी आप बड़ी मजे की आप बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकल एक ऐसा इम्पैक्ट होता है सीजन का, वेदर का, कि लोग हमारे पास आते हैं गर्मियों में तो वो कहते हैं बस धूप नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन हवादार हो। हाँ, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं उनको लगता है कि घर में अब धूप होनी चाहिए, तो वो चाहते हैं हर कमरे में धूप आ रही है। तो उनको समझाना होता है कि नहीं, ये हमारा जो वेदर है इस एरिया का, रीजन का, वो 8 माह तक जो है वो थोड़ा गर्म ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा इसको भी सोचें कि जब आप सर्दियों में डिज़ाइन करा लेंगे और गर्मी आएंगी तो आप आर्किटेक्ट को कैसे याद करेंगे। ये बात सही है। दोनों चीज़ों को आपने ब्लेंड करना है और बैलेंस करना है उसको डिजाइन में। वो लोग जो अब वो कहाँ जाए जिन्होंने स्काईलाइट के चक्कर में शीशे लगवा लिए हैं, डबल हाइट करवा ली है, अब इस वक्त वो क्या कहाँ जाए, वो सेल्फी ले और अपलोड करें, बस वहीं जाए। यही वो बात है कि उसमें प्रोविजंस होनी चाहिए कि उस स्काईलाइट को कैसे सूरज से ढक दिया जाए या उसके ऊपर कवर कर दिया जाए, या वो प्रोविजंस होनी चाहिए कि उसको बंद कर दिया जाए। ये होती है प्रोविजंस? यस, देखिए स्काईलाइट्स में प्रोविजंस को मैं बड़ा सिंपली बताऊं कि आप स्काईलाइट जो हमारा पंजाब का रीजन है, इसका जो सन एल्टीट्यूड है एज एन आर्किटेक्ट टेक्निकली वो 60 डिग्री टू 81 डिग्री तक है। सही है। तो आप अगर मोटी मैं बात करूं एक सिंपल वे में, तो वो अगर आप उसका ये स्काईलाइट है, यहाँ विंडो है, आप उसके शेड को अप्रॉक्सीमेट 2.5 फीट कर दें आगे की तरफ, तो सन रेज नहीं आ सकेंगे। यस, और ये तो बड़ा इजी है। ओह यस। अच्छा, इस वक्त भी जो हमें सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 4 मरले या 5 मरले पे घर बनाने में, कुछ ज़्यादातर एसी पे छोटे घर बन रहे होते हैं, कोई मटेरियल भी आप सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा इस मटेरियल का इस्तेमाल करें तो ये एक तो लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसका वेदर का इम्पैक्ट भी उस पर कम होता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप सजेस्ट करते हो? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स। एक्टिव सोर्स क्या है कि आपका जो सूरज और ये चीज़ें जो है ना, इसको हम ले लेते हैं कि ये पैसिव सोर्स है। जो हमारा आ रहा है ना एक्टिव, के हमने एसी ऑन किया, हमने हीटर ऑन किया और उसी वक्त हमने एक चीज़ डेवलप कर ली। बेसिकली इस वक्त बहुत ज़्यादा सहूलत मिलने से हम पैसिव सोर्सेज को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। आर्किटेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन लोग कहते हैं मेरे रूम में एसी होना चाहिए, हीटर यहाँ होना चाहिए। आर्किटेक्ट फिर उनको बताए ना बताए, अपने तौर पे इन चीज़ों को जो सेंसिटिव हैं वो ख्याल रखते हैं कि अच्छा सन यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन है, इसका सनसेट इस साइड पे है, और ये जो मुझे सन पाथ मिल रहा है वहाँ से मैंने कितनी सनलाइट लेनी है, सन रेज लेनी है या नहीं लेनी, वो सब हाइट और एल्टीट्यूड के साथ, सन एल्टीट्यूड के साथ हम वो मैनेज कर रहे होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। और साइग्राफी में देख रहे होते हैं, अगर बिल्डिंग बड़ी है और उसमें लॉन्स वगैरह सराउंडिंग में है उसके, तो हम उसके वॉल्यूम से उसके शेडो कास्ट करवा रहे होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है आर्किटेक्ट के लिए। लेकिन एक ले मैन को जो चाहिए वो 2 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे कि आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है सर्वाइवल से और टच करता है या जाके पहुंचता है एक्साइटमेंट पे। अब जो गांव में है या वो लोग जो बहुत ही डिसकनेक्टेड हैं हमसे, पहाड़ों पे रह रहे हैं, तो वो सर्वाइवल मोड में रह रहे हैं। और एक वो शख्स है जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या दुनिया के किसी अच्छे शहर में वो अपना घर बनाना चाह रहा है, तो वो एक्साइटमेंट चाहता है उसमें। तो ये दो, वो चाहता है कि मेरा शैंडलियर जो है वो उस कंट्री से आए, उस शहर से आए, या इस तरह से बना हो,
मेरी टाइल्स ऐसी होनी चाहिए, वो ज़्यादा एक्टिव सोर्स पे जाएगा। जो सर्वाइवल मोड में है वो पैसिव सोर्सेज देखेगा, वहाँ बिजली भी नहीं है, वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स का भी बहुत बड़ा एक सोचना होता है, उसके हिसाब से मटेरियल वहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, जो एक नॉलेज है जो उनका आप कहेंगे एक लोकल एक्सपीरियंस है जो वहाँ का, जी, उसको वो फिर रखते हैं कि सन फेस करते हैं घरों को, अगर उसके आगे बरामदा बनाएंगे, बरामदे से वो शेडो कास्ट होता है, छोटे घर बनाएंगे, अगर पत्थरों का इलाका पत्थर से बनेंगे, अगर मिट्टी करीब है तो मिट्टी के बनेंगे, लकड़ी अवेलेबल है तो वो लकड़ी के बनाएंगे। तो वो ऑटोमेटिकली उससे वो एक नॉलेज और वो इवॉल्व होता जाता है और वो चीज़ें आपको मिलती हैं, फिर आर्किटेक्चर में नज़र आती हैं। फिर उसमें एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट होता है कि अब क्या वो अपने एरिया को रिलीजियस बिल्डिंग बना रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, या उन्होंने 400 साल या 1000 साल पहले बनाया था, तो उसकी डेकोरेशन में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, बिकॉज दैट एक्चुअली फॉर द एक्साइटमेंट फॉर द कम्युनिटी। अच्छा, कलर्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, दोनों वेदर्स के लिए, सारे वेदर्स के लिए जो बेसिकली सही हों, कौन से कलर्स आप रिकमेंड करते हैं जिनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगे? अमूमन लोग ज़्यादा डार्क कलर्स पे भी चले जाते हैं, देन वो थोड़ा रिग्रेट भी कर रहे होते हैं कि हम इतने डार्क कलर्स पे क्यों गए। व्हाट डू यू सजेस्ट? कलर्स हर आर्किटेक्ट की एक अपनी पहचान भी है और उसका एक अपना स्टाइल भी होता है। अगर हम उसको न्यूट्रली देखें तो जो न्यूट्रल कलर्स हैं, जैसे वाइट है, लाइट ग्रे है, या कहीं पे थोड़ा सा विजुअल बैलेंस ब्लैक का ज़्यादा थोड़ा सा इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ें थोड़ा सा टाइमलेस होना शुरू हो जाती हैं, पुरानी नहीं लगती। तो अगर आप डार्क कलर्स यूज़ करेंगे, और डार्क कलर्स में ये होता है कि थोड़ा भी चिप ऑफ कहीं से हुआ तो वो फ़ौरन से प्रोमिनेंट होता है। यस, लाइट कलर्स में ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे यहाँ पे थोड़ा गर्मी का, मैं वही बात दोबारा कहूँगा कि स्पैन बड़ा है तो आपको लाइट कलर्स में रहना होगा। फिर स्पेशियसनेस, आपको जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई को, इस वक्त मौसम कुछ है और हम बातें कुछ और करें, शायद समझना समझाना थोड़ा टफ होगा। तो इसमें आपको डार्क कलर, सर्दियों में आप देखें वो गाड़ियाँ जो ज़्यादा यूज़ होती हैं जहाँ बर्फ़बारी होती है, या उन ठंडे शहरों और मुल्कों में, वहाँ डार्क कलर्स हैं गाड़ियों के। लेकिन जैसे ही आप उन एरियाज़ में आते हैं जहाँ लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल लाइट, तो वहाँ पे लाइट कलर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक आप वेदर डिपेंडेंट है। आपकी अपनी फिलॉसफी क्या होती है किसी भी घर को डिज़ाइन करते हुए? देखिए, जैसे मैंने एक बात कही कि सर्वाइवल टू एक्साइटमेंट की एक जर्नी डिपेंड करता है कि किस जगह पे आप डिज़ाइन करें। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना कि जैसे कराची की बात मैं करूं तो वहाँ पर जब भी घर हम, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने ख़रीदना है कोई रेंट पे, तो वो कहते हैं वेस्ट ओपन घर होना चाहिए वहाँ के वेदर के पर्सपेक्टिव से। तो ज़रा वो कराची में तो समझ आता है, लेकिन बाकी रीजन में ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। अब जैसे मैं खुद डिज़ाइन जब कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे लिए मेरी डिज़ाइन फिलॉसफी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव एब्स्ट्रैक्शन है। ओके, अच्छा, सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसमें वो मटेरियल्स यूज़ करें जो रिसाइकल होकर दोबारा यूज़ होते हैं। कंक्रीट को दोबारा यूज़ करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही है, इम्पॉसिबल को टच करता है। हाँ, उस कंक्रीट से कहीं आपने कोई लेवल्स डेवलप करने हैं उस तोड़ी हुई कंक्रीट से, तो उसको डेब्रिस को आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। और फिर कंक्रीट जहाँ यूज़ हो जाती है ज़मीन के ऊपर, वहाँ फिर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता कभी। ओके, तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं। आप वो मटेरियल्स यूज़ करें जिससे आप ज़मीन या उसका पोटेंशियल ज़ाया ना होने दें, और फिर वो मटेरियल जो रिसाइकल्ड हो सके। तो कंक्रीट के अलावा फिर क्या ऑप्शन हमारे पास आ जाती है? स्टील, वुड, ग्लास, इंजीनियरिंग वुड जो है आजकल, इंजीनियर्ड वुड जो मार्केट में है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हमें देखना होगा कि एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हमें ना आहिस्ता आहिस्ता या एकदम तो चीज़ें हो नहीं पाती, कोशिश करनी चाहिए हम ड्राई कंस्ट्रक्शंस में जाएं, हम वेट कंस्ट्रक्शंस में ना जाएं। अच्छा, वेट कंस्ट्रक्शन में जो नॉर्मली ईंट, बजरी, रेत, सीमेंट, गारे से बन रही है, इसमें पानी इस्तेमाल होता है, और जो रिकमेंडेड पानी है और वो ड्रिंकेबल वाटर है। ओके, जो पानी हम पी सकते हैं वही कंस्ट्रक्शन में यूज होना चाहिए। अगर आप वो यूज नहीं कर रहे तो मटेरियल की स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। ओके, वो एक और प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। अब 5 मरले का अगर आप घर बनाते हैं तो ड्रिंकेबल जो वाटर कंज्यूम होता है, आपने टैंकर देखा होगा 4000 गैलन 3000 गैलन वाला, वो 100+ यूज होते हैं। 100 से ज्यादा वो 5 मरले के घर में यूज हो रहे हैं टैंकर। कितने गैलन वाले?
4,000 गैलन वाले। मैं मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, बड़ी बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इग्नोर्ड है अभी तक, और मैं कहता हूँ हमें, जहाँ हमारे मुल्क में डे बाय डे पीने के पानी की कमी हो रही है और कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हमें इस पे बात करनी चाहिए कि हम ड्राई कंस्ट्रक्शन, तो ड्राई कंस्ट्रक्शन में क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और कितने सस्टेनेबल होते हैं वो? ड्राई कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं उनकी लाइफ मोर देन 50 इयर्स है, 100 इयर्स तक। कॉस्ट में क्या है, कंक्रीट से बना हुआ घर और ड्राई मटेरियल से बना हुआ घर, कॉस्ट में क्या फर्क है? अब इसमें जो सबसे पहले दो चीजें हम सेव करते हैं, वन इज टाइम, सेकंड इज एनर्जीज। कि एक कंक्रीट का घर जो 18 माह में तैयार होता है, ये 2 माह में तैयार हो सकता है। एक जो हम 18 माह हम इतने मजदूर मिस्त्री खुद भी बार बार देखने जा रहे हैं घर तैयार हुआ नहीं, हमारी एनर्जीज कंज्यूम हो रही है जी, वो कम हो गई। अच्छा, अब इसमें मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स बहुत से मार्केट में आए हुए हैं, जैसे कुछ ब्लॉक्स भी हैं और कुछ पैनल्स भी हैं, जिनका जो वाटर यूजेज है वो बहुत कम है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम हो जाता है और साइट पे उसका पानी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो पैनल्स हम अगर यूज करें तो हमारा टाइम बचता है, हमारी एनर्जीज बचती है, और ड्रिंकेबल वाटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हम बहुत बड़ी तादाद में बचा सकते हैं। कॉस्ट में कितना फर्क जो पहले बताया था, तकरीबन कुछ अगर हम परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से देखें, बिकॉज हम कुछ भी जब नया करने की कोशिश करते हैं तो हमारी पहली बात ये होती है कि हमारे पास तो पैसे ही बड़े कम है, तो आप जाहिर है इस चीज को हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट है। इसमें कॉस्ट की जो देखें, टाइम जो है ना, टाइम इज मनी, पहले तो वो भी आपका एक सेव हो रहा है, आप कुछ और काम कर सकते हैं। जो आपने 18 माह एक घर के लिए आपने कंज्यूम होना था, वो आपके 3 माह में अगर हो गया तो 15 माह या 4 माह में हो गया तो आपने 14 to 15 मंथ्स अपने बचा लिया। अब आप अपना कहीं और फोकस लेके जा सकते हैं, आपको बिजनेस में टाइम दे सकते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो 2 घर और बना सकते हैं, 3 घर और बना सकते हैं। जो आप क्वेश्चन कर रही हैं उसका डायरेक्ट आंसर ये है कि ये 10 to 20% वेरी करता है, कि ये कम हो जाता है आपका। अच्छा, 10 to 20%। देखने में तो, सुनने में तो हमें लग रहा है कि शायद इतना सा है, बट अगर आप ओवरऑल कॉस्ट को कैलकुलेट करें देन 10 to 20%, तो दैट्स अ लॉट। उसमें आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी रीजन एक बहुत बड़ी ये है कि जितने ड्राई मटेरियल्स हैं ये लाइट वेट होते हैं। बिल्डिंग में जब आप लाइट वेट मटेरियल्स को यूज करते हैं तो बिल्डिंग में स्टील कंपोनेंट जो है, स्टील का फैक्टर या जो आइटम है, ये स्ट्रेच होकर कम हो जाता है। यानी जो सरिया पहले हम इस्तेमाल करते थे बहुत टनों के हिसाब से वो कम हो जाएगा। वैसे सरिया महंगा भी बहुत है, इस्तेमाल भी कम ही होना चाहिए। क्योंकि ये बिल्डिंग इंडस्ट्री में सबसे एक्सपेंसिव कमोडिटी है व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। और इसको हम देखते हैं कि आप घर स्टार्ट करें बनाने, तो जिस हिसाब से आपको सरिया मिल रहा था, जब आप घर अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो सरिया की प्राइस और ऊपर पहुंच चुकी होती है, तो वो डे बाय डे। अच्छा, और दूसरी बात है कि जब आप प्लान करके नहीं बना रहे होते ना, तो लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा इतना पैसा लग गया, और उन्हें समझ भी नहीं आ रही होती कि जो कैलकुलेशन शुरू में तो इतनी थी कि इतने में बनाना है, बट वो इतना कैसे लग गया, थोड़ा थोड़ा करके हमें पता नहीं चल रहा होता। तो बेहतर ये है कि पहले से प्लान किया जाए, प्रोफेशनल को ऑन बोर्ड लिया जाए, आपकी अपनी कैपेसिटी के लिहाज से। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत आलीशान एक चीज़ बनानी है, अपनी अपनी कैपेसिटी के लिए, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रिसोर्सेज भी बचा रहे हो, आप अपना पैसा और अपना वक्त, ये तीनों चीज़ों आप सेव करें। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।